बहुत ज्यादा जरूरी था। फाइनली आप देखोगे नवंबर 1934 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए। कांग्रेस को 75 में से 45 सीटें मिली। हालांकि इलेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रोविजंस के बेसिस पे भी होंगे, उसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो 1934 के जो ड्यू इलेक्शंस थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो नवंबर 1934 में हुए, जिसमें से 75 में से 45 सीटें मिली किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। आप बोलोगे सर पढ़ाते हुए आपने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर भी कुछ इलेक्शंस हुए थे, उनके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। तो अगली वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की शुरुआत कर देंगे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। ये क्या हो रहा है भाई? कौन सा आंधी आ रहा है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। पार्ट 112 स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्वागत करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करेंगे। वैसे तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1.5-2 साल पहले मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल, आप चाहो तो उसको भी दे सकते हो। साथ साथ मैंने इंडियन पॉलिटिक्स जो लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ, वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने आपको बहुत ही प्रॉपर और डिटेल तरीके समझाया। अगर आपने लाइन से मेरी सारी लक्ष्मीकांत वाली वीडियोस देखी है आपको पता होगा। बट चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखी तो मैंने स्पेक्ट्रम को भी प्रॉमिस ही किया है, मना करने के लिए मार्ट लगाया गया है। देखते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बात होती है तो आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपको बता चुका हूँ। आपको मैंने बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने केवल एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, वो थी सेकंड वाली। थर्ड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टिसिपेशन की हुई, उसका कोई मतलब था नहीं, और उसके बेसिस पे बना है एक्ट ऑफ 1935। ये जो एक्ट ऑफ 1935 आया, जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसके क्या क्या प्रोविजंस है? इनके प्रोविजंस को देखिए आपको दो तरीके समझना पड़ेगा दोस्तों। एक तो सेंटर के लेवल पे क्या हुआ, दूसरा स्टेट के लेवल पे क्या हुआ। प्रोविंसेस में नो डाउट यहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई, बट वो ऑटोनॉमी भी फुल ऑटोनॉमी नहीं थी। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं एक ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वाली किताब जरूर खरीद लीजिए, पुराना वर्जन है तो भी चलेगा, नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो, आपको कुछ और वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन और पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। चलिए भाई, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कर रहे हैं। देखिए भैया, एन ऑल इंडिया फेडरेशन में क्या बोला गया? पहले तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, वो अलग अलग थी। जैसे कि एक थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, एक थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, एक थे इंडियन स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये दो ऐसी जगहें थी जो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर थी। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल के अंदर थी, बट वहां पे राजे रजवाड़े थे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत एग्रेसिवली इंडिया के लैंड को ब्रिटेन में मिलाना शुरू किया। रिवॉल्ट हो गया, 1858 की क्रांति हो गई, कहीं ना कहीं उसमें प्रिंसली स्टेट्स की नाराजगी इन्वॉल्व थी। तो 1858 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें ब्रिटेन ने बोल दिया कि भाई देखिए, अब हम आपके इलाके को नहीं हथियाएंगे। तो अब जो राजे रजवाड़े हैं, वो राजे रजवाड़े इन इलाकों में रूल करते रहेंगे, लेकिन ये जो इलाके हैं दे आर अंडर द सोवरेनिटी ऑफ क्वीन, यानी कि ब्रिटेन के राज के अंदर ये इलाके हैं। हालांकि इनके जो राजघराने हैं, रजवाड़े हैं, इनको इनकी जगह से हम नहीं हटाएंगे, ये ब्रिटिशर्स ने बोल दिया। कब? 1858 में। कब बोला गया? ये जो तीन अलग अलग यूनिट्स बनी हुई है, एक जगह है ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, एक है चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और तीसरी प्रिंसली स्टेट्स, इन सबको मिला के हम